हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सुपर फास्ट कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पर। आज जो है कि जैव प्रक्रम का पहला चैप्टर का क्वेश्चन आंसर लेकर के आया हूँ आपके लिए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ अच्छा लगेगा। अगर आप यदि पिछले वीडियो को जो हम समझाए हैं बोर्ड पर, वाइट बोर्ड पर, अगर यदि नहीं समझे हैं तो आपको नहीं देखे हैं तो आप जाकर के उस पर देख ले। प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा इस चैनल के। ठीक है, तो ज़्यादा इस पर विलम्ब नहीं करते हुए आगे क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, कोई वस्तु सजीव है, इसका निर्धारण करने के लिए हम किस मापदंड का उपयोग करेंगे। तो सजीव में श्वसन प्रक्रम पाया जाता है। मतलब जो जीव श्वसन करता है ना, जो सांस लेता है, तो वो क्या उसको हम मान सकते हैं, सजीव मान सकते हैं। एक मुख्य मापदंड है इसका, एक मुख्य मापदंड है कि जो सांस लेता है वो सजीव है। श्वसन क्रिया में भोजन अणुओं का ऑक्सीकरण होता है। भोजन का जो छोटे छोटे अणु होता है उसका क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में वो टूटता है, जिसके फलस्वरूप ऊर्जा का उत्पादन होता है। जिसके फलस्वरूप किसका उत्पादन होता है, ऊर्जा का उत्पादन होता है। और जो इसका एक मापदंड है कि जो बच्चों को जन्म देता है उसे हम क्या बोल सकते हैं, सजीव बोल सकते हैं। ठीक है, इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन जो है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री पौधे कहाँ से प्राप्त करते हैं। तो देखिए, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए जो इसका आंसर है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री कार्बन डाइऑक्साइड गैस, क्लोरोफिल वर्णक, जल तथा सूर्य का प्रकाश है। ठीक है, पौधे वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड, देखिए ध्यान से पढ़िएगा कि वायुमंडल में जो उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है उसका अवशोषण पत्तियों पर उपस्थित रंध्रों की सहायता से करते हैं, है ना। पत्ते पर जो उपस्थित रंध्र होते हैं, ठीक है ना, मान लेते हैं ये पत्ता है, ठीक है, इस पर छोटा छोटा छेद होता है इस तरह से। ठीक है, तो उस छेद क्या होता है, छेद से ही क्या होता है कि पौधे अपना कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। ठीक है, पौधे की हरी पत्तियों के क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है। ठीक है ना, पौधों के जो हरा भाग रहता है उसमें क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है ना। और पौधे जड़ तंत्र द्वारा भूमि से जल का अवशोषण करता है। तो क्लोरोफिल तो समझ गए हैं। और पौधे क्या होता है, जड़ तंत्र के द्वारा, है ना, ये जो पौधा है जड़ तंत्र के में जड़ के द्वारा जल का अवशोषण करते हैं तथा सूर्य से प्रकाश प्राप्त करते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। अगला जो क्वेश्चन है, स्वपोषी पोषण तथा विषमपोषी पोषण में अंतर है। मतलब स्वपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण में क्या अंतर है, तो देखते हैं क्वेश्चन। स्वपोषी पोषण में हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा अपने भोजन का संश्लेषण स्वयं करते हैं, जबकि विषमपोषी पोषण में जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित न कर अन्य स्रोतों से प्राप्त करते हैं। यानी कि जो स्वपोषी होते हैं वो खुद से भोजन बनाते हैं, और जो विषमपोषी होता है किसी न किसी रूप से भोजन पर आश्रित रहते हैं। स्वपोषी इसमें यहाँ पर हरा पौधा कह सकते हैं, क्योंकि ये हरा पौधा किसी के सहायता के बिना ही क्या करता है, भोजन बना लेता है। लेकिन मनुष्य हो गया, कुत्ता, भेड़, बकरी, ये सब क्या हो गया, विषमपोषी हो सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन। प्रकाश संश्लेषण क्या है, इसकी रासायनिक अभिक्रिया में के समीकरण सूत्र लिखें। देखिए क्या है, हरे पौधे सूर्य प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में सरल अकार्बनिक अणु CO2 तथा जल से जटिल कार्बनिक अणु कार्बोहाइड्रेट मूलतः ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया कहते हैं। हरे पौधे सूर्य प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में, मतलब क्या, सूर्य के प्रकाश, है ना, जो रोशनी होता है सूर्य का, तथा क्लोरोफिल किस में मौजूद होता है, तो पत्तियों में मौजूद होता है। सरल अकार्बनिक अणु यानी CO2 जल से जटिल कार्बनिक अणु कार्बोहाइड्रेट मूलतः ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। इस क्रिया को क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो इसका जो रासायनिक सूत्र है 6CO2 12H2O, सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति में क्लोरोफिल पत्ती में होना चाहिए C6H12O6, ठीक है, प्लस 6O2 प्लस
6H2O इसका जो है रासायनिक सूत्र होता है। यहाँ से यहाँ तक क्या है, रासायनिक सूत्र है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप समझ रहे होंगे। अगला क्वेश्चन है, पोषण की परिभाषा दें। तो सजीवों में होने वाले उपापचयी क्रियाओं के संपादन में खर्च होने वाले जैव ऊर्जा के उत्पादन हेतु उनके द्वारा पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करने की विधि पोषण कहलाती है। तो सजीव में होने वाले उपापचयी क्रियाओं के संपादन में खर्च होने वाली ऊर्जा, उपापचयी क्रिया यानी कि हम लोग जो काम धंधा करते हैं, इस पर जो भोजन को पचाता है या और अन्य भी काम करते हैं, तो होने वाले जैव ऊर्जा के उत्पादन हेतु उनके द्वारा पोषक तत्वों को ग्रहण करते हैं और उनका उपयोग करने की विधि को, जो पोषक तत्व को हम ग्रहण करते हैं और उसका जो उपयोग करते हैं, इस विधि को क्या बोलेंगे, हम पोषण कहेंगे। ठीक है, आगे का क्वेश्चन देखते हैं। सजीवों के लिए पोषण क्यों अनिवार्य है? देखिए क्या है कि जैविक प्रक्रियाओं के संचालन, वृद्धि, टूट फूट की मरम्मत आदि विभिन्न कार्यों के लिए जीवों में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। हमारे जो जीव है, शरीर है, इसका जो है ना बहुत सारा काम होता है। इसमें कोई सेल यानी कोशिका अगर डेड कर गया है तो उसको मरम्मत करना होता है। ठीक है, नई कोशिकाओं का जन्म होता है। ठीक है, इन सारी क्रियाओं का, और जो शरीर का जैसे छोटा बालक है तो अगर वृद्धि करेगा, इन सारी चीज़ों का बहुत सारा काम होता है जो कि इस काम होता है। उसके लिए क्या होता है, ऊर्जा का आवश्यक होता है, ताकत का आवश्यकता होता है। इस ताकत को लाने के लिए यह ऊर्जा पोषण विधि से प्राप्त करते हैं। ठीक है, और ये जो पोषण विधि से प्राप्त करते हैं तो क्या होता है, यह ऊर्जा पोषण विधि से प्राप्त भोज्य पदार्थ द्वारा पैदा होती है। यानी पोषण विधि जिस प्रकार से हम भोजन को प्राप्त करते हैं, ठीक है, उसी द्वारा हमको क्या होता है, प्राप्त होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पैरामीशियम में भोजन कोशिका मुख तक कैसे पहुंचता है? देखिए पैरामीशियम किस प्रकार का जीव होता है, तो आप जानते हैं कि इस तरह का पैरामीशियम जीव होता है। इस तरह का इसमें सिलिया लगा हुआ रहता है। ठीक है, ये से सिलिया कहलाएगा। ठीक है, तो ये क्या, यही सिलिया है ना, क्या करता है, गति करके, जैसे ये अणु है तो इसको गति करके अंदर तक लेके आता है। चलिए देखते हैं आंसर में क्या लिखा हुआ है। तो पैरामीशियम एक मृदु जलीय निश्चित आकार का प्रोटोजोआ है। मृदु जलीय यहाँ कहने का अर्थ हो गया कि वैसा मृदु जलीय यानी मीठा जल जो हम लोग ये यूज करते हैं। ठीक है ना, ये और ये है क्या, तो ये प्रोटोजोआ है। क्या है, ये प्रोटोजोआ है। इसमें भोजन का अंतर्ग्रहण शरीर के एक निश्चित स्थान से होता है। भोजन का जो अंतर्ग्रहण होता है, तो अभी तुरंत हम बताएं इसका चित्र में। ठीक है ना, तो इसका जो भोजन का अंतर्ग्रहण होता है एक निश्चित स्थान से, यानी कि ये वाला स्थान से भोजन का अंतर्ग्रहण होता है। ठीक है, अब देखिए इसमें भोजन का अंतर्ग्रहण के लिए एक निश्चित स्थान से होता है, जिसे कोशिका मुख कहते हैं। उसको क्या बोलते हैं, कोशिका मुख कहते हैं। उसका शरीर सिलिया अभी जो दिखाया था सिलिया द्वारा ढका होता है, और इसमें लगातार होने वाले गति भोजन को कोशिका मुख की ओर ले जाती है। ठीक है ना, उसमें जो गति होता है वही क्या करता है, भोजन को कोशिका मुख की ओर लेके जाता है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन जो है, भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है? जो हमारे मुख में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां हैं, तो लार का क्या भूमिका है? ठीक है, एक बार और बोलते हैं कि अगर यदि आपने अभी तक मेरा वीडियो को नहीं देखे हैं, है ना, इसका पूरा एक्सप्लेनेशन जैव प्रक्रम को पूरा डिटेल से बताया है समझा करके। ठीक है, अगर नहीं देखे हैं तो आप जा करके देख लें उसको। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर क्या है, लार में उपस्थित एंजाइम भोज्य अणुओं में विघटित स्टार्च के जटिल अणुओं को जलासन प्रक्रिया द्वारा सरल शर्करा अणुओं माल्टोज में बदल देता है। यानी कि यहाँ पर क्या होता है कि मुख में ही क्या होता है, प्रतिक्रिया सरल शर्करा अणुओं को माल्टोज में बदल देता है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, भोजन के पाचन से आप क्या समझते हैं? भोजन का पाचन से आप क्या समझते हैं? तो देखिए, पोषण द्वारा प्राप्त जटिल खाद्य पदार्थों का आहार नाल के विभिन्न भागों में एंजाइम की उपस्थिति में जैव रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा सरलीकरण होना
ताकि यह रक्त में आसानी से घुल मिलकर ऊतकों तक पहुंच सके, पाचन कहलाता है। देखिए क्या बोल रहा है कि पोषण द्वारा प्राप्त जटिल खाद्य पदार्थ जो हम लोग खाते हैं ना, तो वो जटिल होता है, ठीक है ना। आहार नाल के विभिन्न भागों तक, पहले मुख में जाता है, फिर आमाशय में, फिर छोटी आंत, बड़ी आंत, इस तरह से होकर के जाता है। तो विभिन्न भागों में एंजाइम की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, तो एंजाइम की उपस्थिति में जैव रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा सरलीकरण होना, ताकि यह रक्त में आसानी से घुल मिलकर ऊतकों तक पहुंच सके, पाचन कहलाता है। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम, पाचन कहेंगे। क्या बोल रहा है कि एंजाइम की उपस्थिति में होना चाहिए जैव रासायनिक क्रिया। जैव रासायनिक क्रिया का अर्थ होता है ना, जो रासायनिक क्रिया होता है हमारे शरीर के अंदर में, हमारे शरीर के अंदर में दोनों क्रियाएं होती है, रासायनिक क्रिया और भौतिक क्रिया। भौतिक क्रिया यहाँ पर होता है, मुख में हम चबाने का काम करते हैं तो उसमें भौतिक क्रिया होता है। रासायनिक क्रिया जब भोजन पचने लगता है, विभिन्न प्रकार के केमिकलें मिलते हैं, ठीक है, उसे क्या बोलेंगे, रासायनिक क्रिया बोलेंगे। सरलीकरण होकर के यह क्या होता है, रक्त में आसानी से घुल मिल जाता है। ये तोड़ करके जो क्या होता है, ग्लूकोज का निर्माण होता है और रक्त के माध्यम से विभिन्न कोशिकाओं तक पहुँचता है और कोशिकाओं में पहुँच कर इसका ऊर्जा का निर्माण होता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, शाकाहारी जीवों में छोटी आंत मांसाहारी जीवों से लंबी क्यों होती है। शाकाहारी जीव जो है, छोटी आंत मांसाहारी जीवों से लंबी क्यों होता है, तो ध्यान से देखिए, क्योंकि शाकाहारी जीवों द्वारा शाक पात के रूप में लिए गए भोजन में सेल्यूलोज की मात्रा अधिक होती है। जो शाकाहारी जंतु होता है केवल घास पर निर्भर रहता है, वो क्या होता है, उसमें सेल्यूलोज की मात्रा ज़्यादा होता है। जो हरा पत्ती वाला भाग रहता है, जो हरा पत्ती वगैरह सब खाता है, उसमें सेल्यूलोज की मात्रा क्या होता है, अधिक होती है। सेल्यूलोज का पाचन मांस की तुलना में जटिल होता है। सेल्यूलोज का पचाना बहुत जो है ना कठिन होता है, इसलिए शाकाहारी जंतुओं की छोटी आंत अधिक लंबी होती है। ठीक है, इसलिए क्या होता है कि छोटी आंत जंतुओं का, शाकाहारी जंतुओं का, मांसाहारी जंतुओं का लंबी नहीं होती, शाकाहारी जंतुओं का क्या होता है, लंबी होती है। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगला जो क्वेश्चन है, दीर्घ रोम क्या है तथा इसका क्या कार्य है। दीर्घ रोम छोटी आंत के आंतरिक सतह पर अनेक अंगुलीनुमा प्रवर्ध जो पचे हुए भोजन के अवशोषण में सहायक होते हैं। दीर्घ रोम का क्या है, छोटी आंत में, मान लेते हैं ये अगर छोटी आंत है, ठीक है, सतह पर अनेक अंगुली नुमा इस तरह से निकला हुआ रहता है इसमें। ठीक है, इसमें अंगुली के नुमा क्या आता है, निकला हुआ रहता है। इसी प्रवर्त को क्या बोलेंगे, जो पचे हुए भोजन को के अवशोषण में सहायक होते हैं, उसे क्या बोलेंगे, दीर्घरोम कहेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्रूनर्स ग्रंथि कहाँ पाई जाती है तथा इसके स्राव को क्या कहते हैं। ब्रूनर्स ग्रंथि क्या कहता है, डेडुनम बताए होंगे हम, डेडुनम और इलियम में पाई जाती है। तो ब्रूनर्स ग्रंथि कहाँ पाए जाते हैं, डेडुनम और इलियम में पाई जाती है, और इससे निकलने वाले स्राव को आंत्र रस या सक्कस इंटेरिकस कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं, स्वपोषण में किन किन परिस्थितियों का होना आवश्यक है, इसके उपोत्पाद क्या है। तो स्वपोषण में किन किन परिस्थितियों का होना आवश्यक है, इसके उपोत्पाद क्या है, देखते हैं। पहले स्वपोषण के लिए सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, वायुमंडल में CO2 की उपस्थिति एवं पादप जड़ों द्वारा भूमिगत जल के साथ खनिज लवणों का अवशोषण प्रमुख परिस्थितियां हैं। स्वपोषण क्या होता है, सूर्य का प्रकाश होना चाहिए, क्लोरोफिल होना चाहिए, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति, और पादप जड़ों द्वारा क्या होता है, जल का अवशोषण कर लिया जाता है। ठीक है, स्वपोषण का मुख्य उपोत्पाद ऑक्सीजन गैस है। स्वपोषण जो हरे पौधा होता है उसका मुख्य जो उपोत्पाद का मतलब हो गया निकालना। उपोत्पाद का मतलब क्या हो गया, निकालना। उसका जो उत्पाद है वो क्या है, ऑक्सीजन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन है, आप देखेंगे, और यदि ये पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, और दूसरे को शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, मृतजीवी पोषण क्या है। तो मृतजीवी पोषण क्या है, उदाहरण सहित उत्तर दें। तो क्लोरोफिल विहीन निम्न श्रेणी के जीव, जिसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, जिसमें हरा वर्णक नहीं पाया जाता है, जो निम्न कोटि के जीव हैं, वैसे जीवों को क्या बोलेंगे, मृतजीवी बोलेंगे। जैसे जीवाणु, फफूंद,
कवक, यीस्ट आदि अपना पोषण सड़े गले पत्तों, पौधों या अन्य क्षयी पदार्थों से प्राप्त करते हैं, है ना। ये जीव जटिल कार्बनिक अणुओं को तोड़कर सरल अणुओं में बदल देते हैं ताकि ये उन्हें आसानी से अवशोषित कर सके। ऐसे जीव को मृतजीवी कहते हैं, ठीक है, तथा इस प्रकार के पोषण को मृतजीवी पोषण कहते हैं, ठीक है। इसमें ज़्यादा कुछ तो है नहीं, तो क्षय पदार्थों से प्राप्त करते हैं, मतलब जो सड़ा गला पदार्थ रहता है ना, मरे हुए जो जीव रहता है उसी से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उसी को मृतजीवी कहेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। परजीवी पोषण क्या है? तो परजीवी पोषण क्या है? परजीवी किस प्रकार अन्य जीवों पर अपने पोषण हेतु आश्रित रहता है, ठीक है। तो परजीवी पोषण क्या है इसके बारे में पहले जान लेते हैं। वे जीव जो अन्य जीवों पर अपने भोजन हेतु आश्रित रहते हैं परजीवी कहलाते हैं। ये सब छोटा छोटा क्वेश्चन है ना। जो दूसरे जीवों पर भोजन के लिए दूसरे जीवों पर आश्रित रहता है उसको क्या बोलेंगे? परजीवी। जैसे मलेरिया परजीवी जो अपने भोजन के लिए मनुष्य पर आश्रित रहता है, ठीक है, उसका मनुष्य पर ही आश्रित। प्राणी पोषण से आप क्या समझते हैं? तो प्राणी पोषण वैसा पोषण जिसमें प्राणी अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में जंतुओं के भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा ग्रहण करते हैं, प्राणी संपोषण कहलाता है, ठीक है। तो प्राणी संपोषण का अर्थ ये हुआ कि जंतुओं के जैसा जो भोजन करेगा उसको क्या बोलेंगे? प्राणी संपोषण कहेंगे। वैसे जीव जिसमें इस विधि से पोषण होता है उसे प्राणी संभोजी कहते हैं, उसको क्या बोलेंगे? प्राणी संभोजी कहेंगे। अगला जो क्वेश्चन है, पित्त क्या है ना। मानव के पाचन में इसका क्या महत्व है? तो मानव के पाचन में, मतलब मानव में जो पाचन क्रिया होता है उसमें इसका क्या महत्व है, ठीक है। पित्त एक गाढ़ा एवं हरा रंग का द्रव्य होता है। पित्त जो है पित्ताशय में रहता है और जिसका स्राव क्या होता है? यकृत से होता है। कहाँ से होता है? यकृत से होता है, जिसका स्राव यकृत कोशिका से होता है। पित्त ग्रहण करने में आए अम्लीय कायम की अम्लता को नष्ट कर उसे क्षारीय बना देता है, ठीक है ना। देखिए क्या होता है ना कि आमाशय में क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है। आमाशय में क्या निकलता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है। तो अगर मानते हैं ये मेरा आमाशय है तो यहाँ पर क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है, ठीक है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलने के बाद ये क्या होता है? छोटी आंत में जाता है। छोटी आंत में जाने से पहले इस जगह जो आएगा इसको क्या बोलेंगे? काइम बोलेंगे, ठीक है। और यहाँ से क्या होता है कि ये जो यहाँ मेरा पित्ताशय से यहाँ पर हरे रंग का क्या होता है, ठीक है ना। तो हरे रंग का अम्ल निकलता है ना, जिसको क्या बोलेंगे? पित्त बोलेंगे। और वो क्या करता है? वो अम्लता को नष्ट कर देता है, उसको क्या बना देता है? क्षारीय बना देता है। पित्त में उपस्थित लवण वसा के विखंडन तथा पाइसीकरण में सहायता करता है। तो ये जो उपस्थित लवण जो रहता है पित्त में उपस्थित, ठीक है, वो क्या करता है? वसा के विखंडन करता है, वसा को यानी फैट को तोड़ता है और तथा पाइसीकरण में सहायक होते हैं। उम्मीद करता हूँ यह क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। अगला जो क्वेश्चन है, पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंगक क्यों कहा जाता है? पत्ती को ही प्रकाश संश्लेषी अंगक क्यों कहते हैं? तो इसके बारे में हम थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे। क्योंकि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया आदि से अंत तक हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट में ही होती है, जो पत्तियों में पेलिसेड तथा स्पंजी पैरेन्काइमा में भरे रहते हैं। क्या होता है कि आदि से अंत का मतलब क्या? शुरू से लेकर अंत तक पत्तियों में ही भोजन का निर्माण होता है। पत्ती मतलब पत्ती तक हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट में ही होता है और कहीं नहीं होता है ना। और जो पत्तियों के पेलिसेड तथा स्पंजी पैरेन्काइमा में भरे रहते हैं, ठीक है। तो ये जो भरे रहते हैं, पैरेन्काइमा में भरे रहते हैं, पत्तियों में उपस्थित स्पंजी और पैरेन्काइमा होता है, ठीक है ना। ये जो पेलिसेड है और स्पंजी पैरेन्काइमा है, ये क्या उसमें भरे रहते हैं, इसलिए पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग एवं हरित लवकों को प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं, क्योंकि उसी में सारा काम होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य में पाचन तंत्र का निर्माण कैसे होता है? तो मनुष्य में पाचन तंत्र का निर्माण कैसे होता है थोड़ा देखते हैं इसके बारे में। देखिए, आहार नाल इससे संबंध पाचक ग्रंथियां और पाचन क्रिया मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करता है। आहार नाल से संबंधित जो भी कुछ होगा, जैसे मुख से भोजन का पाचन प्रारंभ होता है, मुख हो गया, और अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, यकृत, ये सारा चीज जितना भी भोजन को पाचन करने में मदद करता है, इन सारे तंत्र को क्या बोलेंगे? पाचन तंत्र कहेंगे,
ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्राणी संपोषण किन किन प्रक्रियाओं द्वारा पूर्ण होता है। प्राणी संपोषण देखते हैं किन किन प्रक्रियाओं द्वारा पूर्ण होता है। इस प्रकार का पोषण सामान्यतः जंतुओं का लक्षण है। कैसा, किसका लक्षण है? जंतु का। ठीक है, जिस जंतु तो समझ में आ गया होगा, जिसमें ये अपना भोजन ठोस या तरल रूप में ग्रहण करते हैं, किसी भी रूप में कर सकते हैं, या तो ठोस के रूप में या तो तरल के रूप में। एवं पूरी क्रिया अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण एवं बहिष्करण जैसे प्रक्रियाओं द्वारा पूर्ण होता है। अंतर्ग्रहण यानी कि भोजन को अंतर्ग्रहण करता है, पचाता है, अवशोषण करता है, बहिष्करण यानी बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, इन प्रक्रियाओं द्वारा होता है। तो प्राणी संपोषण समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ठीक है, अगला जो है, अमीबा में भोजन राजधानी का निर्माण एवं भोजन का पाचन कैसे होता है। तो अमीबा में भोजन राजधानी में अंतर्ग्रहित भोजन का पाचन होता है। भोजन राजधानी में ही क्या होता है? भोजन का पाचन होता है। इस भोजन राजधानी का निर्माण कूट पादों द्वारा भोजन के कणों को पूरी तरह घेर कर संकलित हो जाने की फलस्वरूप होता है। तो अमीबा में भोजन राजधानी के अंतर्गत भोजन का पाचन होता है। भोजन में अमीबा का तो कोई शेप नहीं होता है। देखिए, ये मान लेते हैं अमीबा है, इसमें एक राजधानी है। ठीक है, इसी राजधानी में क्या होता है? इस भोजन राजधानी का निर्माण कूटपाद द्वारा भोजन के कणों को पूरी तरह घेर कर संकलित किया जाता है। तो कूटपाद, देखिए मान लेते हैं ये अमीबा कहेंगे, तो इसमें जो ये वाला छोर है, ये दोनों छोर को क्या बोलेंगे? हम कूटपाद बोलेंगे। ठीक है, इस दोनों छोर को क्या बोलेंगे? हम कूटपाद बोलेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। भोजन पाचन के बाद राजधानी से निकलकर कोशिका द्रव में पहुंच जाता है। भोजन क्या होता है? पाचन के बाद भोजन राजधानी से निकल जाता है। ठीक है, और कहाँ पहुंच जाता है? और पूरे अमीबा के शरीर में वितरित हो जाता है। वितरित मतलब बंट जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट में ही क्यों होती है? तो प्रकाश संश्लेषण का प्रक्रिया जो है हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट में ही क्यों होता है? क्योंकि हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट में मौजूद क्लोरोफिल में ही सूर्य प्रकाश में मौजूद सौर ऊर्जा को ट्रैप कर उसे रासायनिक ऊर्जा में बदलने की क्षमता विद्यमान होती है। इसीलिए क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण हरित लवक में होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है? प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलने का क्षमता रहता है। इसीलिए क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण क्रिया हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट में ही संभव होता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला जो क्वेश्चन है, हमारे अमाशय में अम्ल की भूमिका क्या है? तो हमारे अमाशय में जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी उपस्थित रहता है। तो जठर रस जो होता है उसमें क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी उपस्थित रहता है, जो पेप्सिन नामक एंजाइम का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? पेप्सिन नामक एंजाइम का निर्माण करता है। पेप्सिन भोजन के प्रोटीन पर कार्य कर उसे पेप्टोन में बदल देता है। ठीक है, पेप्सिन किस में बदल देता है? पेप्टोन में बदल देता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन के साथ आने वाले जीवाणुओं को नष्ट करने में सहायक होता है। इस प्रकार क्या होता है? हमारे अमाशय में अम्ल की भूमिका होती है। अगला जो क्वेश्चन है, मनुष्य के आहार नाल का एक स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। तो अपना प्रैक्टिस करके ही बना सकते हैं। ठीक है, ऐसे समझ लीजिए। ये देखिए, इसको मुख बोलेंगे, इस वाले पार्ट को मुख बोलेंगे। इसके बाद जो है इसको लार ग्रंथियां बोलेंगे, इस पार्ट को लार ग्रंथियां, इसको ट्रेकिया बोलेंगे, यहाँ से यहाँ तक ट्रेकिया बोलेंगे। ठीक है, और इस वाले भाग को ग्रास नली बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद डायफ्राम है। डायफ्राम तो हम श्वसन चैप्टर में बताएंगे आगे। ठीक है, उसके बाद है प्लीहा है। इन सारी चीज़ों को आपको क्या होगा? एक चित्र के माध्यम से आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, है ना, और दूसरे को शेयर करें। ठीक है, तो धन्यवाद आपका कीमती वक्त देने के लिए।